Sushri, Anisha, Gaurav, and all. Anisha, okay. So we have studied what? Gibbs phase rule, है ना? Gibbs free energy. Phase rule is what? F equals to C minus P plus 2. What is C here, Gaurav? What is C in the phase rule? What is C? Yes. What is P, Shushri, in the phase rule? मैं pressure. Pressure. Phase rule. Thermodynamics नहीं या केमिकल एनर्जेटिक्स नहीं. फेज रूल. फेज रूल में पी क्या है? यस अनीशा, पी क्या है? Number of phases. फेसेस. एफ क्या है? एफ सुश्री, एफ क्या है? यस गौरव, एफ क्या है? व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? Degree of freedom. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यू पीपल आर नॉट स्टडीइंग. आप लोग मुझे टर्म्स ही नहीं बता रहे हो. ठीक है, मैं तो पढ़ा रही हूँ, पढ़ना तो आप लोगों को भी पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं क्लास ले ली तो सब समझ आ गया, है ना? 10 दिन बचे हैं, थोड़ा सा पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द दिस न्यू टॉपिक. एंड ये मेरे ख्याल से आज की क्लास में खत्म हो जाएगा. आज नहीं तो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा ये. ठीक है. मैम, यस अनिशा. मैम ये जो कंपोनेंट्स आप जो पढ़ा रहे थे, हाँ वो जो उसमें हाँ. कैलकुलेट करनी थी, वो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, हम्म. वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रही है. कंपोनेंट्स को हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा था? सी डैश माइनस आर. दैट इज कंपोनेंट्स, मतलब कि यहाँ पे आते हैं हम वापस. कहाँ पर? यहाँ पर. सी डैश माइनस आर क्या होता है? कंपोनेंट्स. इट कैन बी 2, 3 और 1. दैट इज, अगर आप एक ही किसकी बात कर रहे हो? यू आर कंसिडरिंग एन इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल आइस, वाटर एंड द वेपर. तो यहाँ पे फेजेस तो 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बट वाटर तो वाटर ही है, आइस में भी वाटर है, चाहे वेपर्स हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स हैं तो भी वहां पानी ही है. तो कंपोनेंट तो 1 है ना? बट अगर कोई सिस्टम है जो कि होमोजीनियस है, सो यू आर सेइंग कि इसका फेज 1 है. बट अगर हेट्रोजीनियस सिस्टम है, फॉर एग्जांपल शुगर है, वाटर है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने हैं? 2 हैं. ठीक है. बट यहाँ पे भी 2 कंडीशंस थी. एक कि सिस्टम्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट अंडरगो केमिकल रिएक्शन एंड अदर विच डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन. सो अगर केमिकल रिएक्शन मतलब दे डू नॉट रिएक्ट, तो जितने प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ कंपोनेंट. बट अगर रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मूला बिकम्स सी डैश माइनस आर. नाउ आर हियर इज द रिस्ट्रिक्शन. जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की, तो मैंने आपको बोला था अगर आपको 2 चीजों की वैल्यू पता है देन ऑटोमेटिकली आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हो. तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन था, जो कि किसका रिस्ट्रिक्शन था? कंसेंट्रेशन का रिस्ट्रिक्शन था. सो कंपोनेंट्स क्या थे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने यहाँ पर हैं. तो 3 है, 1 2 3. 3 में से रिस्ट्रिक्शन यू माइनस 1, सो यू गॉट द कंपोनेंट एज 2. ठीक है. सो इस रिएक्शन में हमें लग रहा था कि 3 कंपोनेंट है, 3 नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बट यहाँ 3 नहीं, एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स हमें मिले. व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. नाउ हमने एक और रिएक्शन देखी थी अमोनियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन की. यहाँ पे क्या आया था? 1 कंपोनेंट सिस्टम आया था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो थे इस रिएक्शन को लेके वो क्या थे? Further, there are 2 restrictions. First restriction was the equilibrium constant.
कि अगर आपको 2 की वैल्यू पता है तो तीसरी आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। और सेकेंड रिस्ट्रिक्शन था कि द रिक्वायरमेंट एट द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया गैस इन द HCl शुड बी 1। तो ये रिस्ट्रिक्शन 2 थे। तो इसमें से आपने अगेन क्या किया, 3 in total molecules participating in the reaction minus 2 restriction. So you got the 1 as the value, that is 1 component system. अभी समझ आ रहा है अनिशा? जी मैम, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये ये किस कैसे निकालेंगे? तो ये फिर से बताइए। यस यस गौरव, रिपीट वन सेकंड। आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स पे लिखो। रिस्ट्रिक्शंस आपको कैसे निकालने हैं? आपको तीनों में से कोई एक चीज आपको एग्जाम में गिवन होगी क्वेश्चन में। आइदर यू विल गेट कि 1 कंपोनेंट सिस्टम है, और यू विल गेट कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इतनी है। एक बार फिर से अभी मैं इसको समझाती हूँ लास्ट में, ठीक है गौरव तुमको? So Anisha, you will get in the question either 1 value or the 2 values. You have to calculate the third value. फेज रूल में आपको कोई ना कोई वैल्यू, एक ना एक वैल्यू दी जाएगी या 2 वैल्यूज दी जाएगी, ठीक है? सो कंपोनेंट बेसिकली दिया जाता है या वहां दिया जाता है कि रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं। सो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन दी हुई है, उसमें बोला कि रिस्ट्रिक्शन 1 है, तो आप ये देख लेना कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस रिएक्शन में, 4 है। तो उसमें दे दिया क्वेश्चन में कि देयर इज 1 रिस्ट्रिक्शन, सो यू कैन -4 -1, सो इट विल बी अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। समझ आ रहा है? जी मैम। Yes. So now let's study the stability. Gaurav, I'll explain you again in the last, okay? So stability of phases of a pure substance, ठीक है? As I said, phase equilibrium is for heterogeneous system. So the chemical potential of each component, ये line बहुत important थी कि हर एक component का जो क्या होगा, chemical potential होता है for each component must be same in every phase, that is solid or in the liquid or in the gaseous phase. chemical potential component का same रहता है, ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। सो अगर आप बोलते हो कि 1 component system के लिए the gives energy per mole or the molar gives energy gm, m is molar gives free energy, g for gives free energy is G by N, N means per mole, ठीक है? सो क्या चेंजेस होगा, लेट्स सी। यस, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है G equals to V minus S dt, okay? This is the formula of Gibbs free energy. So what they have written here, they have written the same thing, just they have moved this here and this here. So S dt here minus S dt plus the volume. So this is the formula of Gibbs free energy, okay? Now you have to divide this by the N. N is number of moles. If you will divide the whole equation by N, you will get what? You will get every quantity as the molar Gibbs free energy M, or the Gibbs free energy per mole. So that will become, delta G will become Gm, okay? SM V Vm, and that du is the chemical potential, क्योंकि chemical potential हर फेस में हर एक कंपोनेंट के लिए सेम है, ठीक है? अब आपने क्या किया, डेल्टा जी एम जैसे मोलर गिव्स फ्री एनर्जी था, नाउ डेल्टा एस एम क्या होगा, मोलर एंट्रोपी, वी एम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। सो वी कैन राइट दिस एज डेल्टा यू और द स्मॉल डी, डी डिफरेंशिएटिंग वाला डी है ये, u upon the t equals to sm, that is entropy, u upon v or the pressure is equals to what, vm. So this u upon this t is equals to the entropy, that is chemical potential respect to the temperature is entropy, chemical potential with respect to the pressure at a constant temperature is volume,
and at a constant pressure is the entropy. ये बात समझ आई? पहले ये बताओ कि मोलर एंट्रोपी मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला आया कैसे? यस, यस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? यस मैम। क्या किया हमने किया कि हमें गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पता हुआ है। गिब्स फ्री का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस एस डी टी। तो यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला ये लिखा। नाउ हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको n n n से डिवाइड करोगे तो हमें पता है मोलर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल्स। तो अगर आप हर चीज को n से डिवाइड कर दोगे, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी G बाय n था, तो S बाय n होगा, तो ये क्या हो जाएगा? S एंट्रोपी होता है, तो दैट विल बिकम मोलर एंट्रोपी। V इज वॉल्यूम, तो दैट विल बिकम मोलर वॉल्यूम। यस, अभी समझ आ रहा है? यस मैम। यस, सो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? दैट इज केमिकल पोटेंशियल अपॉन टेम्परेचर एट a constant pressure. Chemical potential upon pressure at a constant temperature will be volume. Now the equation 3.11 ये जो है केमिकल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो फॉर्मूला है, इसको हमें इन ग्राफ्स के थ्रू पढ़ना है और देखना है। सो लेट्स सी म्यू वर्सेस टी कर्व। So from the third law of thermodynamics, entropy of the universe always increases. ठीक है, सिस्टम या यूनिवर्स में हमेशा डिसऑर्डरनेस होती है और वो बढ़ती रहती है। Now the entropy of a substance is always positive, which means slope of mu versus t will be negative. जब स्लोप mu versus t का नेगेटिव होगा, सो एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अभी हम देखते हैं एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। सो एंट्रोपी इज द ऑर्डर ऑफ मतलब डिसऑर्डरनेस, हमें मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। सो सॉलिड लिक्विड गैस में से सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? किसमें सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस होती है? सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? गैस में। गैस में। सो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड तो एक बहुत ही क्या है, अरेंजमेंट इसमें मॉलिक्यूल्स का टाइट है, पैक्ड है। सो क्या हुआ? एंट्रोपी विल बी, सॉलिड के लिए एंट्रोपी विल बी म्यू अपॉन टी, लिक्विड के लिए म्यू लिक्विड अपॉन टी, गैस के लिए म्यू गैस अपॉन टी। नाउ वी नो दैट एंट्रोपी ऑफ गैस इज मोर, ठीक है, एंड देन ये लिक्विड एंड देन सॉलिड। सो दिस मीन्स दैट द स्लोप जो सॉलिड का है, लिक्विड का और गैस का है, केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच में, फॉर a gas phase would be more negative, means entropy will be more, ठीक है, then for the liquid phase and then it would be more negative than for the solid phase. So क्या हो रहा है कि गैस फेज के लिए जो स्लोप होगा क्या होगा? बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा स्लोप फॉर गैस फेज, नेगेटिव, मच मोर नेगेटिव, वेरी वेरी नेगेटिव। देन लिक्विड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, सॉलिड के लिए और कम। ओके, सो दिस इज की केमिकल पोटेंशियल क्या होगा? पहले द केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू माइनस होती जाएगी। नाउ हमें यहाँ पे ये देखना है कि that any system spontaneously goes from higher chemical potential to the lower chemical potential if it is stable. अगर कोई सिस्टम स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है तो आपका पोटेंशियल जो होगा, केमिकल पोटेंशियल, हमेशा और हमेशा डिक्रीज होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। नाउ इन अदर वर्ड्स, एट ए गिवन टेम्परेचर the phase of a substance would be stable which has lower chemical potential. For example, गैस का लोअर केमिकल पोटेंशियल है सॉलिड से, तो गैस ज्यादा स्टेबल होगी। सॉलिड का ज्यादा कम वो है केमिकल पोटेंशियल लिक्विड से, तो सॉलिड ज्यादा स्टेबल होगा। सो म्यू वर्सेस टी में अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं और ये टेम्परेचर पे बताया है कि कौन सा फेज कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। मैम, यस अनीशा। मैम केमिकल पोटेंशियल क्या होती है? यस, सो केमिकल पोटेंशियल इज, पोटेंशियल मीन्स होता है डिफरेंस,
ओके, पोटेंशियल ma'am. मीन्स होता है डिफरेंस, Difference. that is V2 minus V1 or the V1 minus V2. So in a chemical reaction or when you perform electrolysis or when you study chemical kinetics, you there you study the chemical potential, मतलब chemical reaction हो रही है तो chemical potential that is the difference in V2 or the V1 फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस होता है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो आप बैटरी के दो उसमें डिफरेंस बोलते हो ना कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कितना डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वैसे केमिकल पोटेंशियल है। तो केमिकल पोटेंशियल अगर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा आपका, उतना ज्यादा कोई भी सिस्टम जो होगा स्टेबल होगा। सो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं T1, तो एट T1 आपको सबसे ज्यादा स्टेबल सॉलिड मिल रहा है ना, T2 पे आपको लिक्विड मिल रहा है और T3 या TV पे आपको गैस मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं हम। ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि कहाँ पर थे हम थे यहाँ पर इन द म्यू वर्सेस टी ग्राफ। T1 में हम फाइंड करते हैं कि सॉलिड फेज ज्यादा स्टेबल है, जैसे मैंने अभी बोला। T2 पे आपका लिक्विड फेज स्टेबल है ना। और अगर आप T1 फेज पे कोई लिक्विड क्या लेके जा रहे हो, T1 फेज पे सॉलिड स्टेबल है, ठीक है, अगर आप T1 फेज पे यहाँ पे लिक्विड लेके जा रहे हो तो लिक्विड क्या होगा, फ्रीज होने लगेगा। वाई फ्रीज, क्योंकि T1 पे सॉलिड स्टेबल है, लिक्विड स्टेबल नहीं है, तो जो आपका लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड का केमिकल पोटेंशियल कम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम है इसलिए सॉलिड स्टेबल है T1 पे। लिक्विड का केमिकल पोटेंशियल एज कंपेयर टू सॉलिड अगर T1 पे लेके जाओगे तो ज्यादा है, इसलिए लिक्विड स्टेबल नहीं है T1 पे। बात समझ आ रही है मेरी? मैम और एक बार। यस। T1 पे स्टेबल क्या है, ये देखो T1 पे स्टेबल क्या है, सॉलिड है। जी मैम। अगर आप T1 पे लिक्विड लेके आओगे तो क्या लिक्विड एग्जिस्ट करेगा? नो मैम। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल क्या है, सॉलिड है। तो अगर आप यहाँ पे लिक्विड लेके आओगे तो लिक्विड अपने आप को फ्रीज करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेबल है T1 पे, ना कि लिक्विड। सॉलिड का केमिकल पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, इसीलिए सॉलिड यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप लिक्विड को भी लेके आओगे तो लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि वो फ्रीज हो जाए, फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कोई भी सिस्टम हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। कोई भी एटम अनस्टेबल, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी गैस अनस्टेबल नहीं रहना चाहती। समझ रहे हो बात अब? जी मैम। यस। नाउ ठीक है, now if we take system at a temperature जहाँ पे if we take the system at a temperature T1 that is in solid phase and increase its temperature, we can see from the figure that its chemical potential would decrease। ये मैंने अभी आपको बताया। You can note that for a liquid phase, if it could exist at its temperature, the decrease in chemical potential is steeper, that is come at a certain temperature mu versus T for solid and the liquid phase they would intersect। Yes, now what is the melting point and the boiling point? क्या होता है वो हमें म्यू वर्सेस टी के डायग्राम से पता चलता है। वो कैसे पता चलता है हम देखते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, जो दो ग्राफ्स हैं कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। ओके, नाउ एट ए टेम्परेचर द केमिकल पोटेंशियल of solid phase and the liquid phase would be equal, means जितना solid है it will be in equilibrium with the liquid, that is solid liquid में convert हो रहा है, liquid solid में convert हो रहा है। that means they can coexist, means what, solid liquid में convert हो रहा है तो this phenomena is what, this is melting। ये melting है। जी मैम। yes, तो ये कब होगा, ये होगा जब solid and the liquid they will intersect at this point। तो जब सॉलिड का ग्राफ और लिक्विड का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट जहां पे आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलेंगे, दे आर इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड कन्वर्ट होता जा रहा है लिक्विड में एंड लिक्विड सॉलिड में, दैट पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। इफ at the temperature T2
that is liquid phase at a certain temperature. The gas and liquid phase can coexist. Now gas and the liquid phase. This point, the liquid and the gas phase can coexist at a point, and that point is known as the boiling point. That point is known as the boiling point. कब? जब लिक्विड की और गैस की जो लाइन है दे विल मीट. ठीक है, तो वो पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट. मतलब वहां लिक्विड एंड द गैस और द वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. समझ आ रही है बात अनीशा, सुश्री? यस मैम. पक्का समझ आ रही है बात? मेल्टिंग पॉइंट. हाँ मैम. हाँ. So there are two transitions. Which two transitions? Solid to the liquid transition, liquid to the gaseous transition. So these are what? These are the phase transitions. What are these? These are phase transition. Why? Phase change हो रहा है ना? Phase क्या होता है? Solid, liquid, gases. These are the phases. These are the phases or not? Yes मैम. So phase transition है ये. Solid से liquid, liquid से gas. तो Yes यहाँ मैम. यस, तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू द गैस. नाउ देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड द हीट कैपेसिटी. सो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या होता है? The phases on the two sides of the transition temperature have different entropies. और फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है. लेटेंट हीट मतलब होता है छुपी हुई हीट जो किसी सिस्टम के पास है. जैसे हम कहते हैं कि गर्म पानी अगर गिर जाए तो उतना नहीं जलता, लेकिन स्टीम ज्यादा जलाती है हमें, है ना? स्टीम अगर हमें लग जाती है, भाप लग जाती है, तो वो ज्यादा जलाती है बॉडी को. भाप लगती है तो ज्यादा जलाती है बॉडी को. हाँ मैम. हाँ. क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि स्टीम के पास होती है लेटेंट हीट. एंड लेटेंट मीन्स हिडन या छुपी हुई. That hidden heat in chemistry we called it as latent heat. तो स्टीम इसीलिए आपको ज्यादा बर्न करती है एज कंपेयर टू द वाटर. सो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में? फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, सो कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर रिक्वायर्स लेटेंट हीट. एंड दिस मीन्स दैट व्हेन दिस ट्रांजिशन अकर, द हीट इज absorbed but no change in the temperature is occurred. So first order mein you required latent heat for the conversion. Now second order mein you does not require latent heat. The phase transition which does not require latent heat, that is called as second order transition. That is the example of superconductivity. इसमें आप certain metals को cool करते हो at low temperature, जिसमें आपको छुपी हुई हीट या लेटेंट हीट की जरूरत आपको नहीं पड़ती है. एंड व्हाट इज हीट कैपेसिटी? सो हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, इस सिस्टम ने एक हीट एब्जॉर्ब की, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एट अ रिस्पेक्टिव टेम्परेचर. सो द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड द टेम्परेचर इज द हीट कैपेसिटी, दैट इज C. ओके, ये समझ आया अनिशा, सुश्री? First order transition, second order transition, latent heat. Yes? Yes. So, ये अपन कल पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगी तो अब आपका बच जाएगा कितना? 10. ठीक है, कल पढ़े इसको. अनिशा, सुश्री, क्लेपेरॉन क्लॉजर्स इक्वेशन एंड द प्रेशर डिपेंडेंसी. म्यू वर्सेस टी ग्राफ पढ़ लिया था, अब हमें प्रेशर वाला पढ़ना है. यस, कल पढ़े. ओके मैम. यस.